नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज के बारे में और 10 क्वेश्चन जीएस सीरीज की आज ये हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है। इससे पहले मैं आपको 4 क्लास करा चुका हूं। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं देखी है, तो आपका अपना YouTube चैनल है जिसका नाम वर्दी आजकल 24 है और वर्दी आजकल 24 चैनल पर ही हमने यूपीएसआई के मैथ्स के जितने भी आपके 1991 से लेकर 2021 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारी ये भी सीरीज आपकी वर्दी आजकल 24 चैनल पर ही चल रही है। तो दोस्तों, अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज ये हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है और क्लास नंबर 5 का मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 1919, ऑप्शन नंबर 2 1928, ऑप्शन नंबर 3 1925, ऑप्शन नंबर 4 1923। तो पहले की भांति मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा और आप मुझे वीडियो के बाद कमेंट के माध्यम से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत बैठ रहे हैं। आई होप आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1928। यानी साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी 1928 को भारत में आता है। अब साइमन कमीशन से संबंधित जितने भी फैक्ट और कंसेप्ट आपसे पूछ सकता है, हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है, इसके पीछे की कौन-कौन सी जड़ें हैं, उनकी बात करेंगे। साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से पहले आपको जानना पड़ेगा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919। अब भारत शासन अधिनियम 1919 में कौन-कौन सी बातें लिखी हुई थी, इसी से संबंधित है आपका साइमन कमीशन। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में लिखा था कि भारत में एक संवैधानिक सरकार का गठन होना चाहिए। यानी इसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार संवैधानिक सुधार का उद्देश्य। यानी भारत शासन अधिनियम का जो उद्देश्य था, वो भारत में संवैधानिक सुधार करना था। दूसरा, जिस दिन ये भारत शासन अधिनियम पारित होगा, पारित होने के 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग का भी गठन किया जाएगा। यानी मान लो ये पारित हो गया था 1919 में, अब 1929 में यानी 10 साल बाद एक क्या आएगा? एक आएगा आपका संवैधानिक आयोग। क्या आएगा? संवैधानिक आयोग। और ये संवैधानिक आयोग क्यों आएगा भाई? ये संवैधानिक आयोग जो 1929 में आएगा, इस क्यों आएगा? ये आएगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ था, इसकी जांच करने के लिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 भारत में किस प्रकार से काम किया। अर्थात यही बताएगा 10 साल के बाद जो कमीशन आएगा कि भारत को अभी उत्तरदायी शासन देने की आवश्यकता है या नहीं है। भारत में उत्तरदायी शासन की आवश्यकता है या नहीं है। ये कौन बताएगा? ये वही बताएगा जो कमीशन 10 साल बाद आया है। आई मीन आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। यानी जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, उसके 10 साल बाद एक और आयोग आना था जो ये जांच करता कि भारत शासन अधिनियम कितना सफल हो पाया है। आई होप आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। अब इसके लिए एक कमीशन बैठाया जाता है जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। अब आपको पता है कि ये जो कमीशन है साइमन कमीशन, ये कब बनना चाहिए था? ये बनना तो चाहिए था 1929 में, लेकिन ये लंदन में बन गया कब? ये बन गया 1927 में ही। यानी 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का क्या है? गठन हो जाता है। उस समय के जो पीएम होते हैं वहां के ब्रिटेन के, उनका नाम होता है वाल्डविन। क्या नाम है? वाल्डविन। अब वाल्डविन कौन सी पार्टी थे? तो वाल्डविन की पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाल्डविन ने साइमन कमीशन की स्थापना या साइमन कमीशन का गठन 2 साल पहले ही क्यों करा दिया जो 1929 में भारत में आना था? क्योंकि आपको पता है कि 1928 में होने वाले थे चुनाव। ब्रिटेन में 1928 में चुनाव होने वाले थे और वाल्डविन को ये डर था कि ऐसा तो नहीं है कभी लेबर पार्टी जीत जाए ब्रिटेन में। अगर लेबर पार्टी जीत गई तो इनका शासन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जो साइमन कमीशन 1927 में बना था, 8 नवंबर 1927 को, इसके बनने के बाद भारत में ये पता लग जाती है कि एक एक कमीशन बन गया है जिसका नाम साइमन कमीशन के नाम से जाना जा रहा है वो कमीशन। अब भारत में क्या है? भारत में इलाहाबाद में उसी वर्ष यानी 1927 में ही आपके दिसंबर महीने में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। एक बुलाई जाती है सर्वदलीय बैठक। और इस सर्वदलीय बैठक में आपके कांग्रेस भी आएगी और आपकी मुस्लिम लीग भी आएगी, यहाँ पे किसान सभा भी आएगी। ये तीनों जो है, ये तीनों और भी बहुत सारे आएंगे, ये तीनों ही जो है ये साइमन कमीशन का विरोध करेंगे कि साइमन कमीशन नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर
भीमराव अंबेडकर जो है इसका क्या करेंगे, भीमराव अंबेडकर इसका सपोर्ट करेंगे, किसका, साइमन कमीशन का। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसमें कितने लोग होते हैं, इसमें 7 लोग होते हैं साइमन कमीशन में, 7। और ये सातों के सातों क्या है ना, ये सातों के सातों ही होते हैं अंग्रेज। 1919 में ये लिखा था कि हम जो है इंडिया को भी, इंडिया के लोग भी इस कमीशन में शामिल करेंगे, लेकिन ये सातों के सातों अंग्रेज थे, इसलिए इंडिया ने इसे क्या कहा, श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन के नाम से पुकारा, क्योंकि ये श्वेत कमीशन है। और जो इलाहाबाद में बैठक हुई थी उसमें ये कहा था कि हम हर स्थान पर इसका विरोध करेंगे जहां भी ये आएगा, ठीक है। और उस समय का जो भारत सचिव था, भारत सचिव उसका नाम था बर्किन हेड। बर्किन हेड के सपोर्ट में ये सातों के सातों लोग आते हैं। अब इन 7 लोगों में से कौन-कौन से थे, क्योंकि आपको पता है कि साइमन कमीशन बहुत हॉट टॉपिक होता है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति साइमन कमीशन में नहीं था। तो पहला तो जॉन साइमन। जॉन साइमन जो खुद इसका अध्यक्ष होता है, जॉन साइमन। सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, क्योंकि क्लीमेंट एटली यही वो एटली है जो जाके पीएम बनेगा ब्रिटेन का, और ये आपका जो है कौन सी पार्टी से होगा, लेबर पार्टी से। क्लीमेंट एटली दूसरा हो जाएगा। तीसरा व्यक्ति कौन आपका, तीसरा व्यक्ति आपका फॉक्स, जॉर्ज लॉन फॉक्स, फॉक्स। चौथा आदमी हो जाएगा आपका कौन सा, डोनाल्ड हार्वर्ड, डोनाल्ड हार्वर्ड। पांचवा कौन सा आपका, पांचवा हो जाएगा आपका हार्ट सार्न, हार्ट सार्न। छठा आपका है एडवर्ड कैडगन, एडवर्ड कैडगन, कैडगन के नाम से याद कर लेंगे, या कैडागन। और सातवां है आपका कौन, हैरी लेवी लासन, हैरी लेवी लासन। यानी ये सातों के सातों लोग क्या होते हैं, साइमन कमीशन में होते हैं, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। अब ये इंडिया में कब आएगा, ठीक है, अब ये इंडिया में कब आएगा, तो इंडिया में ये आएगा कब, 3 फरवरी 1928 को। इंडिया में ये आता है 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही 3 फरवरी 1928 को आता है इंडिया में, तो सबसे पहले पहुंचता है बंबई। जब ये बंबई सबसे पहले पहुंचा तो इसे काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे। और यहां पर बोला कि साइमन कमीशन गो बैक, कि साइमन कमीशन वापस जाओ। यहाँ पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगा दिए, और ये पूरी प्रतिक्रिया पूरे देश में फैल गई। यहां तक कि लखनऊ में भी 3 लोगों ने, वैसे तो बहुत मुख्य लोग हैं, 3 लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, और आपका जो है पंत, और खजी कुजुमा, खली कुजमा। इन लोगों ने क्या है, इन लोगों ने लखनऊ से विरोध किया। प्लस क्या है, पंजाब का आपको पता है कि पंजाब का शेर था लाला लाजपत राय। पंजाब से जो है वो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसका विरोध करेंगे, लाजपत। लेकिन आपको पता है एक घटना होती है जब लाहौर में ये आंदोलन चल रहा होता है, लाहौर में। और लाहौर में भी जो है लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय, लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो है वो लाहौर में भी भाग लेते हैं इस आंदोलन में। और आपको पता है लाहौर में ही लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और उस समय का जो वहां का एसपी था, यानी पुलिस अधीक्षक था, उसका नाम था आपका स्कॉट, स्कॉट। और जब लाठी लगती है ना लाहौर जी के सिर पर, तो लाला लाजपत राय जी बोलते हैं कि मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किया गया है, वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट आपके पेपर में पूछा जाता है भाई। यहां तक कि गांधी जी ने भी क्या स्टेटमेंट दिया, गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया लाला लाजपत राय की मृत्यु पर, कि लाजपत राय की मृत्यु पर खेद प्रकट करते हुए, लाला जी की मृत्यु ने एक बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न कर दिया है, जिसे भरना अत्यंत कठिन है। वे एक देशभक्त की तरह मेरे हैं, और अभी भी मैं यही मानता हूं। एक और बोला था उन्होंने कि भारतीय भारतीय ये पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय सौर मंडल का एक सितारा डूब गया है, एक सितारा डूब गया है। ये भी उन्होंने बोला था, किसने, महात्मा गांधी ने। खुद मैं आपको बता दूं, जो आपका जो इसका अध्यक्ष साइमन कमीशन का, खुद साइमन ने ये बोला था कि एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और एक मृत्यु राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसान हो गया है। देखो इतने क्वेश्चन आपके पेपर में साइमन कमीशन से संबंधित पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस भारतीय राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, हेमू, कृष्णदेवराय, शेरशाह सूरी और अकबर। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया। अब शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ फैक्ट आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था, फरीद खान इनके बचपन का नाम था, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट इनसे पूछा जाता है कि भारत में डाक सेवा, इंडिया में जो पोस्टल सेवा है, डाक सेवा भारत में डाक सेवा का प्रचलन जो है वो किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। दूसरा,
पहला रुपया इन्हें नहीं जारी किया था, पहला रुपया जो आज रुपया के नाम से भी जाना जाता है। चौथा, इन्होंने ही जीटी रोड का निर्माण किया, जीटी रोड का। और ये जीटी रोड जो है अफगानिस्तान, जो इसकी राजधानी थी काबुल, अफगानिस्तान से होते हुए ये बांग्लादेश तक जाता था, बांग्लादेश। ठीक है। और पांचवा महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। एक तो आपका चौसा का युद्ध, चौसा का, और आपका एक बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम। इस बिलग्राम के युद्ध को हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध। ये कब हुआ था, 1539 में, और ये कब हुआ था, 1540 में। और किस किस के बीच हुआ था, ये शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और आपके हुमायूं के बीच। ये दोनों युद्ध ही शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होते। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जीते और हुमायूं उसमें हार गए थे। आपको पता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हो जाती है, कालिंजर के किले में, कालिंजर। आपको पता है कि ये तोप से गोला छोड़ रहे थे, तोप से, तो इनकी कालिंजर में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इनका मकबरा कहाँ है, इनका मकबरा है सासाराम, बिहार में, सासाराम। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में, सासाराम। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर चौसा का युद्ध जो 1539 में होगा। ये चौसा जो है ये बक्सर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है बिहार का। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मगध की गद्दी पर निम्नलिखित में से निम्नलिखित वंशों का सही क्रम क्या है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, अगर आपने ये थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर लगा दोगे। सबसे पहले बस मैं आपको इसका क्रम बता देता हूं जिससे कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि मगध की गद्दी जो बिहार में पड़ती है, ये सबसे सबसे बहुत महत्वपूर्ण जनपद था। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आता है हरिक वंश, हरिक वंश। हरिक के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग, शिशुनाग। फिर आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश। फिर आता है नंद वंश, नंद। एक इसकी ट्रिक है, हसीन, हसीन मोसुक, मोसुक। यानी हरिक वंश, शिशुनाग, नंद। सॉरी ये मैंने थोड़ा सा, शिशुनाग, नंद, नंद। फिर आएगा मौर्य, फिर आएगा सुंग, और फिर आएगा आपका कर्ण, कर्ण वंश। यानी इसके बाद फिर आपका यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, ये आ जाएंगे आपके। ठीक है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, अब सीधे हम आंसर को हिट करते हैं। जैसे आपकी ट्रिक क्या थी, आपकी ट्रिक थी हसीन मोसुक, यहां से देख लोगे, हसीन मोसुक। तो पहला क्या है, पहला है हरिक वंश, इसमें देने रखा, शिशुनाग है, नंद है, मौर्य है, सुंग है। पहला देख लो आप, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने बताया था आपको कि ये मगध की गद्दी पर जो आने वाले राजवंश से इसकी ट्रिक, जिसकी थी हसीन मोसुक, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग और कणव। कणव के बाद आपके यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण आपके आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 डल झील, ऑप्शन नंबर बी बुलर झील, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, ऑप्शन नंबर 4 आपकी जो है ये भीमताल। तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका वुलर झील। वुलर झील कहाँ आपकी, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अब मैं कुछ इंपोर्टेंट झीलों के बारे में देखता हूँ। आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वर्ल्ड की, कैसी बल्कि, मीठे पानी की झील, जिसका नाम क्या है, देखो मैं आपको यहां बता देता हूं थोड़ा सा। वर्ल्ड की, वर्ल्ड की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, जिसका नाम है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपी ये कहां पड़ेगी, ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, कनाडा। आपको पता है कि यहाँ पे 5 झील है, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, इस तरीके से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सबसे बड़ी झील, खाली अब पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील, तो आपका ये है कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर झील। और ये 5 देशों में पड़ते हैं कैस्पियन सागर, जिसकी आप एक ट्रिक पढ़ते हो, तारीख, तारीख। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान, आर फॉर रूस, आई फॉर ईरान, और के फॉर आप कजाकिस्तान। कुछ झीलों की चर्चा मैं और करता हूं, जैसे विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बेकाल झील, बेकाल झील, और ये पड़ती है आपकी रूस में। एक क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व की सबसे लवणीय झील, लवणीय झील, तो लवणीय झील आपकी हो जाएगी वान झील। कौन सी, वान झील। और वान झील कहां पड़ती है, ये पड़ती है आपकी तुर्की में। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 5, निम्न में से, निम्न में से कौन सी जनजाति टुंड्रा भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। टुंड्रा, आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, बेडोइन जनजाति, मसाई जनजाति, एस्किमो जनजाति या चुकची जनजाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्किमो जनजाति। पहले ये सब देख लेते हैं कि ये जो टुंड्रा क्षेत्र है, टुंड्रा क्षेत्र आपको पता है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा बायोम है,
क्या है ये बहुत ठंडा बायोम, एक तरीके से बहुत ठंडा इलाका है। और ठंडे इलाके कहाँ-कहाँ हैं आपको पता है? कि जैसे यूरोप का उत्तरी भाग, यूरोप का, जैसे आपका साइबेरिया क्षेत्र, जैसे मैं क्या कह सकता हूँ आपका अंटार्कटिका, जैसे आपका अंटार्कटिका, जैसे आपका ग्रीनलैंड। ये आपके क्या है, ये आपके ठंडे क्षेत्रों में से एक होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ भी कह सकता हूँ कि उत्तरी अमेरिका। अब ये जो आपकी एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये एस्किमो जनजाति आपकी उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, उत्तरी अमेरिका। और एस्किमो जनजाति जिन घरों में रहती है, उन घरों को हम कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं भाई उन्हें। अब ऐसी ही कुछ जनजाति जो टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे यूरेशिया की जो टुंड्रा वासी होते हैं, जैसे यूरोप प्लस एशिया में भी टुंड्रा पाई जाती हैं जनजाति। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनका हम नाम कहते हैं इन्हें, जैसे इनके कई नाम है, लैप्स बोलते हैं, लैप्स भी आता है, कहीं-कहीं आपका फिन भी आता है, फिन, और कहीं-कहीं आपका याकूत भी आता है, याकूत। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21 ए रखा गया था। ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992, 86वां संविधान संशोधन 2002, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। आई होप आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 86वां संविधान संशोधन 2002। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा? आपको एक तो मिलेगा आर्टिकल 21 कै में, 21 कै, जो कि हमारा एक प्रकार से मौलिक अधिकार है। एक आपको मिलेगा आर्टिकल 45 में, जो कि आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और एक आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 51 कै में, जो कि आपका मौलिक कर्तव्य है। 21 कै में क्या है? 21 कै में ये 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराने के लिए बोलेगा। और आर्टिकल 45 में जो है, ये 6 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए बोलेगा, लेकिन ये राज्य के लिए बोलता है। और 51 कै आपका जो है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, लेकिन ये किसका कर्तव्य है? ये है आपका अभिभावक, जो हमारे गार्जियन होते हैं, माता-पिता होते हैं उनका, अभिभावक। ठीक है? ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन है 1992, इसका संबंध क्या है? इसका संबंध आपका पंचायती राज से, पंचायत से। और आपको पता है कि पंचायत जो है, पंचायत बेशक आपके भाग कौन-सा है पंचायत के लिए? पंचायत के लिए भाग है 9, और अनुसूची कौन-सी है आपकी? अनुसूची है आपकी 11, ग्राम पंचायत के लिए। अब 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको देखना भाई, कि 42वें संविधान संशोधन के लिए कौन-कौन सी चीजें जोड़ी या घटाई, और कौन-कौन सी चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कई तरह के कार्य किए गए। जैसे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण और सुधार के सिद्धांतों की घोषणा की गई। और क्या हुआ? अनुच्छेद 43 ए में कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने के लिए कर्मचारियों के अधिकार को बताया, यानी मैनेजमेंट में भाग लेंगे। संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, जो डीपीएसपी कहते हैं, में 3 नए डीपीएसपी जोड़े गए, और एक में संशोधन किया गया, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और क्या है? संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की जांच का विस्तार किया गया है। संविधान में संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया है। शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन जैसे विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था। आपको पता है कि 5 विषय डाले थे। लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। लेकिन अब देखेंगे हम 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन-कौन सी चीजें हुई थी उनको भी। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के जरिए ये काम हुए थे। क्या हुए थे? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया। हालांकि संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति के कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया था, जिसे बाद में आर्टिकल 300 कै में जोड़ा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को बहाल किया गया। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपतियों, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के खिलाफ काम नहीं कर सकते। हालांकि राष्ट्रपति सलाह को 2 बार विचार करने के लिए वापस भेज सकता है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के मामले में राष्ट्रपति का फैसला चुनाव आयोग की राय पर आधारित होगा। तो ये भी आपके 44वें संविधान संशोधन से संबंधित थे। तो मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस किया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, 2 द्वितीयक क्षेत्र, 3 तृतीयक क्षेत्र और 4 चतुर्थक क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र।
अब पहले देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर कौन-सा होता है, सेकेंडरी कौन-सा होता है, टर्शियरी कौन-सा होता है। आपको पता है कि हमारे भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी क्षेत्र के बारे में, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हम वो गतिविधियों को शामिल करते हैं, जो कि आपकी प्राकृतिक गतिविधियाँ होती हैं। कैसी गतिविधियाँ? प्राकृतिक गतिविधियाँ। अब प्राकृतिक गतिविधियों में क्या-क्या आ सकती हैं? जैसे आपकी कृषि कृषि करना, जैसे आपकी लकड़ी काटना, जैसे आपके मछली पकड़ना मछली पकड़ना, जैसे आपके डेयरी उद्योग, जैसे आपके खनन। ये आदि क्या है ना आपके, ये आदि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब देखेंगे हम कि सेकंड क्षेत्र में कौन से आते हैं चीज़ें। सेकंड क्षेत्र में आपको पता है कि जो हम निर्माण करते हैं, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन यानी और विनिर्माण करते हैं, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और जो हम प्रसंस्करण करते हैं वो प्रसंस्करण प्रसंस्करण, ठीक है? ये देखें और थर्ड सेक्टर में क्या आते हैं? थर्ड सेक्टर में आती है आपकी सेवा। जितनी भी सेवा होती है। सेवा में जैसे डॉक्टर की सेवा, मास्टर की सेवा, वेटर की सेवा या टेलीकॉम की सेवा। अब ये क्या आप ये समझे, अब आप ये कहो भाई एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता दो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है? मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो लकड़ी क्या है? लकड़ी आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है? अब सॉरी प्राइमरी सेक्टर है लकड़ी। अब लकड़ी से आपने क्या बना दिया? लकड़ी प्राइमरी है। अब लकड़ी से बना दिया आपने मान लो मेज़। अब लकड़ी से मेज़ बना दिया, तो ये क्या है? ये सेकेंडरी सेक्टर होगा भाई। अब मेज़ को आपने किसी गाड़ी या घोड़े से कहीं पहुँचवा दिया, क्योंकि इसने गाड़ी में आपने सेवा दी होगी, ये आपका थर्ड सेक्टर है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? धान के खेत से निकलने वाली गैस का नाम बताइए, जो कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, 2 है मीथेन, तीसरी है कार्बन मोनोक्साइड और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। अब मीथेन कहाँ-कहाँ से निकलती है, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो मीथेन आपको पता है जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड होती है, उसमें निकलती है मीथेन। जो दीमक लग जाती है दीमक घरों में, उसमें मीथेन निकलती है। जो आपके ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार, वहाँ से भी मीथेन निकलती है। जो समुद्र तल के छिद्र होते हैं, वहाँ से मीथेन निकलती है। जो आपकी अंटार्कटिका बर्फ होती है, अंटार्कटिका बर्फ, वहाँ से मीथेन निकलती है। और मीथेन कहाँ से निकल सकती है? जैसे आपको पता है कि कोयले खदान में मीथेन गैस होती है, कोयला खदान। और कहाँ-कहाँ से निकल सकती है? जैसे खेतों में भी मीथेन गैस निकलती है। जहाँ हम चावल बोते हैं, चावल में से मीथेन गैस निकलती है जो खेत में। दूसरा, जो पशु जुगाली करते हैं, जो पशु करते हैं जुगाली, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। जो आपकी गोबर गैस होती है, गोबर गैस, वहाँ से भी मीथेन गैस ही निकलती है भाई। ठीक है? और मैं क्या कह सकता हूँ, जितने भी आपके तेल उत्पादन होते हैं, तेल उत्पादन, वहाँ से भी मीथेन गैस निकलती है। प्राकृतिक गैसों में भी, प्राकृतिक गैसें, यहाँ भी आपकी मीथेन गैस निकलती है, प्लस जीवाश्म ईंधन से भी मीथेन गैस निकलती है। और जो कीचड़ होते गए हुए, आपके अपशिष्ट, यहाँ से भी आपकी मीथेन गैसें निकलती हैं। देखो ये क्वेश्चन सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है भाई, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या होने वाला है? लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन 1 है सिरका, ऑप्शन 2 है नींबू, ऑप्शन 3 है दही, ऑप्शन नंबर 4 है पालक। तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी दही होगा। जहाँ भी शब्द आएगा लैक्ट, तो आप लगा दोगे कि लैक्ट का संबंध दूध या दूध से ही होगा, यानी दूध से दही, दही से मक्खन, इस प्रकार से। अब मैं देखूंगा सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरके में होता है आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में होता है आपका सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक। पालक में कौन सा अम्ल होता है? तो पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, जो आपका 10वां क्वेश्चन होगा। मस्तिष्क का वह भाग जिसमें मेरुरज्जा की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, पोन्स पर मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा और लास्ट है आपका अनुमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पोन्स क्या होता है। पोन्स आपके पेपर में कहां पूछा जाएगा? पोन्स क्या है? जो आपका माइंड होता है, ये जो फाइबर ट्रैक्ट होते हैं, फाइबर ट्रैक्ट, पॉन्स क्या है? ये फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़े हुए होते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़े होते हैं पॉन्स। पर मस्तिष्क क्या होते हैं आपके? यह क्या है? यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। कौन सा भाग? मस्तिष्क का आगे का भाग होता है पर मस्तिष्क। इसमें क्या क्या होते हैं पर मस्तिष्क में? इसमें जैसे आपकी क्या है, जैसे वृद्धि बुद्धि होगी, बुद्धि माइंड, जैसे आपकी स्मृति को सोचने की क्षमता हुई स्मृति, जैसे कोई आप व्यवहार कर रहे हो व्यवहार, व्यवहार, जैसे आप कोई तर्क लगा रहे हो, कोई भी सेंस लगा रहे हो, तो ये काम है पर मस्तिष्क का। दूसरा क्या है? जैसे जब आप मुझसे सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, देखना, सुनना, सुनना और आपका बोलना, ये आपका क्या है? ये पर मस्तिष्क का है।
अनुमस्तिष्क क्या है आपका? अनुमस्तिष्क क्या है ये? ये आपका पीछे का भाग होता है मस्तिष्क का, पश्च भाग। और ये क्या है पश्च भाग? आपकी बॉडी का संतुलन बनाता है, बॉडी का संतुलन। जैसे संतुलन कैसे? भाई जैसे आप खड़े हो, बैठे हो, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि शरीर की मुद्रा करता है कि शरीर की कौन-सी मुद्रा है आपकी। आप लेटे हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप क्या है, जो भी चीज़ें हैं आपकी ये बताता है आपका अनुमस्तिष्क। तो भाइयों, ये थे आपके समक्ष 10 क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक होमवर्क जो मैं आपसे डेली पूछता हूँ, वो बता रहा हूँ। होमवर्क आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है 1526, 56, 76 और 1761। अब 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए बताए थे, जिसका आपने अभी तक राइट आंसर नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था आपका 1986 में और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। तो दोस्तों आप मुझे बताओगे आपको ये हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है 10 क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको ये सीरीज थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है, तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी अगर आपका कोई भी सुझाव है, तो भाई आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। कमेंट मैं आपके पढ़ता हूँ और आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।